देखिए टेंसेस हर पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेदर यू आर गोइंग फॉर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, प्लस बी या किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टेंसेस वहां पे जरूर पूछे जाते हैं, एवरीवन नोज दैट। अब देखिए यहाँ पे हम पूरा अच्छे से करेंगे। आज जो हमारा रहने वाला है जो टेंसेस है वो बेसिक करेंगे। आज हम क्या करेंगे? बेसिक टेंसेस वी कैन स्टार्ट इन द क्लास। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो समझनी जरूरी है। देखिए टेंसेस तो हमने काफी बार पढ़े हुए अपनी लाइफ में, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रक्चर, अगर मैं स्ट्रक्चर पूछूं तो जनरली पता नहीं होता है ना कि सर हमने पढ़े थे, ये था वो था, एक्स वाई जेड। पढ़े सभी ने 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन एक बार और पढ़ लीजिए आज, उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई गारंटी यू कि एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखेंगे जो टेंसेस है ना, इसको टेंसेस की जो डेफिनेशन है वो सिंपली क्या है? टाइम। टेंसेस मींस टाइम। तो अगर कोई चीज अगर टाइम को डिनोट कर रही है, किसको? टाइम को डिनोट कर रही है, दैट विल बी टेंस। अब देखिए जो यहाँ टेंस पढ़ने वाले हैं हम, इसके अपने ही 2 टाइप हैं। फर्स्ट वन इज, नोट डाउन करते जाइए, फर्स्ट वन इज नॉन फंक्शनल टेंसेज। नॉन फंक्शनल टेंसेज। सेकेंड विल बी फंक्शनल टेंसेज। फंक्शनल टेंसेज। अब ये है क्या फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, ये देखते हैं जरा। तो देखिए यहाँ पे नॉन मतलब होता है नहीं, आप सभी को पता है नॉन मतलब नहीं, और फंक्शनल मतलब फंक्शन की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कार्य। कार्य, या इसी को हम एक्ट भी बोल सकते हैं। एक्ट मतलब कोई वर्ब, कोई एक्शन। कहने का मतलब है नॉन फंक्शनल वर्ब्स वो होते हैं, ओ सॉरी टेंसेस, जिसके अंदर नो वर्ब, किसी भी वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, किसी भी वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। अब जब वर्ब यूज नहीं किया जाएगा तो क्या यूज किया जाएगा? सेंटेंस में नाउन, कोई नाउन का भी यूज किया जा सकता है ना, या किसी के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, किसी चीज के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, उसको बुलाया, तो हम वर्ब तो यूज नहीं करेंगे। अब वर्ब बताइए कितने टाइप की होती है, मैंने कितनी बार बताया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। अगर मैं बात करता हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस विल बी गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म क्या जाती है? गोइंग, सभी को पता है, एंड फिफ्थ इज गोज। और इसमें मैंने आपको ये भी काफी बार बता रखा है कि ये होती है प्योर वर्ब्स। इनको हम क्या बोलते हैं? प्योर वर्ब्स। प्योर वर्ब्स। और इन दोनों को हम बोलते हैं इम्प्योर। क्या बोलेंगे हम? इम्प्योर वर्ब्स। क्यों बोलते हैं ये भी समझ लीजिए एक बार, क्लियर, ताकि नए बच्चों को भी क्लियर हो जाए। क्योंकि देखिए अगर मैं V4 की बात करता हूं, किसकी? V4 की अगर मैं बात करता हूं तो V4 इज नथिंग बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप क्या यूज कर देते हैं? आईएनजी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? V4। क्लियर। लेकिन अगर मैं V5 की बात करूं तो V1 के साथ आप S या ES या IES यूज कर देते हैं, उसी को हम V5 बोलते हैं। गॉट माय पॉइंट? लेकिन अभी तो हम ऐसा कोई टेंस पढ़ ही नहीं रहे जिसमें वर्ब का यूज हो। हम तो वो पढ़ रहे हैं जिसमें नाउन का यूज होगा या कोई इंफॉर्मेशन विल बी गिवन। अब ये है क्या, ये समझिए जरा। इसको रब कर दूं, या मतलब रब तो नहीं है, ऐसे ही कर दे। देखिए अब इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा ना वो ऐसे बनेगा। देखिए आप सभी को पता है हमें सेंटेंस बनाने के लिए क्या जरूरत होती है? सब्जेक्ट की। उसके साथ हमें क्या चाहिए? कोई ना कोई वर्ब चाहिए। लेकिन हमें बताया यहां तो कोई वर्ब आएगी नहीं, लेकिन यहाँ वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज। क्या यूज की जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद कोई नाउन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप ये बताइए यहाँ कोई वर्ब का यूज तो हुआ ही नहीं, यहाँ वर्ब का यूज हमने किया ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सेंटेंस देख लेते हैं स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आप सब्जेक्ट लगाएंगे तो उसके बाद आपको या तो क्या लगाना पड़ सकता है? या इज लगाइए आप, या एम लगाइए, आर, वॉज, वर्ड, या आप लगा सकते हैं विल बी। हो सकता है नहीं, ये हम यूज करते हैं। अब आप ये बताइए जब हम ये यूज करते हैं तो इसके बाद हम कोई वर्ब थोड़ी ना यूज करते हैं, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर्ड या विल बी। अब इसके साथ आप हमेशा क्या लगाते हो? या तो कोई नाउन लगाओगे, या इसी को हम इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं कि किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देना। समझ में आया पॉइंट? ये लीजिए, ये स्ट्रक्चर आपका किसका है? नॉन फंक्शनल टेंसेस। नॉन फंक्शनल टेंसेस लिखते भी जाइए, नोट डाउन करते जाइए जरा। लिखने दो।
देख लीजिए सभी लोग कि अभी हमने 10 स्टार्ट किए बेसिक, उसके दो पार्ट हैं, नॉन फंक्शनल और फंक्शनल। नॉन फंक्शनल में कोई वर्ब का यूज हम नहीं करते हैं, इसकी जगह हम नाउन का यूज करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। ये मैंने बता दिया वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। इसी के अलावा मैंने बताया इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सब्जेक्ट लगाते हो, हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, देन आप डायरेक्टली नाउन लगा देते हो। इसमें अभी हमने कोई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इन सब का यूज नहीं किया। अब एक चीज और, अगर हम बात करते हैं इन 3 हेल्पिंग वर्ब्स की, तो ये हमेशा किस में यूज होती है बताना जरा, प्रेजेंट में होती है, नहीं प्रेजेंट में। ये दोनों किस में यूज होती है, पास्ट में, एवरीवन नोज दैट, एंड दिस विल बी इन फ्यूचर, फ्यूचर में यूज होती है। तो इसीलिए हम इसके आगे एक वर्ड जोड़ देते हैं, देखिए सिंपल। क्या जोड़ देते हैं हम इसके आगे, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है और यही क्या है, सिंपल पास्ट है और यही सिंपल फ्यूचर है, समझ? इसी को हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर कहते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट क्या हो गया, इज एम आर, सिंपल पास्ट क्या हो गया, वॉज वो, एंड थर्ड वन विल बी सिंपल फ्यूचर, विल बी जिसके अंदर आ जाता है। देखिए ये सब चीजें सबने पढ़ रखी है ना, जो अभी मैंने कराया है इस सबने, है ना, अपनी क्लासेस में कभी ना कभी पढ़ रखा है। बात आ जाती है आगे वाले टेंसेस की, जो है फंक्शनल टेंसेस, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अच्छे से। इसको मैं बहुत अच्छे से नहीं बता रहा हूं, सभी को पता है इज एम आर कहां आता है, वॉज वर्ब कब लगाया जाता है, इसको बताने की जरूरत तो नहीं है। अगर है तो पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं है, और अगर आता है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने अभी तक बात की किसकी, नॉन फंक्शनल टेंसेस जो सभी को आते हैं। आई एम अ बॉय, शी वाज अ गर्ल, है ना, वी वर टीचर्स, आई विल बी अ टीचर वन डे, ये सारे सेंटेंसेस जिसके अंदर हम वर्ब का यूज ही नहीं कर रहे हैं, बस केवल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना। एक सेंटेंस देख लें एक दो, जैसे शी इज अ गर्ल, आई एम नॉट अ टीचर, ठीक है, यू विल बी अ टीचर वन डे, ठीक है। देखिए कुछ सेंटेंसेस, ही वॉज अ टीचर। तो अब एक एग्जाम्पल, मतलब जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसके समझिए चीजों को। अगर मैं देखूं, देखिए यहां शी क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हुआ या नहीं, और इज क्या हो गया हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब, वर्ब नहीं है अभी, यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, हालांकि इसे वर्ब भी बोलते हैं, लेकिन अभी हम एक प्योर वर्ब पढ़ रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी याद रखिए हेल्पिंग। अब ये जो गर्ल हो गई, ये क्या हो गया, हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है नहीं, हम चीजों के बारे में बता रहे हैं, हम कोई वो तो नहीं, वो थोड़ी ना बता रहे कि वो पढ़ रही है, जा रही है, खा रही है, ये सब नहीं बता रहे। यहाँ पे आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और टीचर क्या हो गया, इंफॉर्मेशन। मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ना, मैं एक टीचर नहीं हूं। आगे बढ़िए, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, विल बी क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, आप होगी क्या हो जाओगे, टीचर वन डे, तो इंफॉर्मेशन ही तो दे रहे हो, यही नाउन का ही तो काम कर रहा है। लास्ट वन, ही वॉज अ टीचर, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, वॉज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया, टीचर एक। अब ऐसे सेंटेंस हम कितनी ही बनाया करते थे। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीमोर, क्या चीज, नॉन फंक्शनल टेंसेस को हम नहीं बात करेंगे। अब आगे चलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, सभी के पेपर में पूछा जा सकता है। फंक्शनल टेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो इसके भी दो पार्ट हैं, क्या है, दो पार्ट, सॉरी, इसके दो पार्ट हमने यहां पढ़ने हैं। फर्स्ट वन विल बी बेसिक टेंसेस, क्या पढ़ेंगे हम, बेसिक, और दूसरा एडवांस टेंस। एडवांस टेंस बहुत इंपॉर्टेंट, फंक्शनल वर्ब में हम बेसिक टेंस पढ़ेंगे और दूसरा एडवांस टेंस। अब ये बेसिक क्या होता है ये भी समझ लीजिए। देखिए बेसिक सभी जानते हैं, जो हमारे कितने टेंसेस होते हैं, 12 टेंसेस होते हैं, नहीं बेसिक, उन्हीं को हम बेसिक टेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन यहाँ एडवांस में थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती है। आप सभी को पता है बेसिक टेंसेस में क्या क्या चीजें आती है, पहला आता है प्रेजेंट, क्या आता है, प्रेजेंट, दूसरा क्या होता है बताइए, पास्ट, दूसरा आता है पास्ट, थर्ड वन इज फ्यूचर, हालांकि आता उसमें भी है। अब इसके अगर सब पार्ट्स की बात करें हम, है ना, जैसे प्रेजेंट, इंडेफिनिट, इसके 4 होते हैं, आपको पता है, इसके 4 होते हैं, इसके 4, एग्जैक्टली, तो वो अच्छे से पढ़ना है आज हमें। क्योंकि देखिए पहले मैं बता दूं, अगर आप किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर टेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, आप सभी को पता है टेंसेस आने चाहिए। और अगर टेंसेस नहीं आते आपको, तो देखिए कौन सा टॉपिक आप नहीं कर पाएंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपसे नहीं बन पाएगा, याद रखिएगा। अगर आपको मतलब टेंसेस नहीं आते तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं कर पाएंगे।
और अगर टेंस नहीं आते तो आप कौन सा टॉपिक भी नहीं कर पाएंगे, नरेशंस, मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आया? ये वाला टॉपिक भी आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर रटोगे और कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये है भाई, आप एक बार ना टेंसेस अच्छे से कर लीजिए, आपको एक्टिव पैसिव बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। और टेंस अगर आपको पता है तो नरेशंस में भी कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं, सब कर लो। और आपको पता है एक्टिव पैसिव का एक दो क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में, नरेशन का भी एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, मेंस में तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। इफ यू आर गोइंग फॉर एसएससी, एसएससी में सीजीएल एमटीएस इन सब के लिए जरूर, एसएससी के सीजीएल में मेंस में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और नरेशन से मिला के 47 से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंकिंग में इनसे, बैंकिंग में 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जैसे कि छोटे मोटे एग्जाम्स हैं उनके अंदर एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, याद रखिए, या तो वो एक्टिव पैसिव आ सकता है या नरेशन आ सकता है, आप पढ़ना पूरा पड़ेगा। देखिए जहां पे क्वेश्चंस कम आते हैं ना वो थोड़ा टफ पोर्शन पड़ जाता है ना, क्योंकि आप देखिए जैसे एक्टिव पैसिव पूरा पढ़ना पड़ेगा, अब एक क्वेश्चन कहां से आ जाए नोबडी नोज, लेकिन वही चीज अगर किसी पेपर में 10 क्वेश्चन आए तो वो अच्छी चीज है ना। तो अभी प्रीलिम्स इसलिए टफ होता है कि प्रीलिम्स में सारे टॉपिक्स में तो आने नहीं है, कुछ किसी टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन फंस जाए नोबडी नोज, और वहीं पे ये चीजें देखनी होती है। लेकिन मेंस में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो अभी हम तो टेंसेस ही कर रहे हैं, तो समझ में आया मैंने आपको क्या बताया। हाँ, अभी फंक्शनल टेंसेस में बेसिक टेंस जो हम 12 कंप्लीट करेंगे और फिर एडवांस। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर ये एडवांस टेंस क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल के जरिए बताऊंगा एडवांस टेंस होता क्या है, जो मैं आपको यहाँ कराऊंगा। अगर मैंने सेंटेंस लिखा इट इज, देखिए इट इज हाई टाइम, देखिए इट इज हाई टाइम, ठीक है, यू डैश योर बिजनेस, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा किसका, एडवांस टेंस का। अब देखिए 4 ऑप्शन आपको इस तरह से दिए जाएंगे जो मैं बना रहा हूं अपने हिसाब से, बाकी फिलर्स में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे अब यहाँ पे आप क्या लगाना चाहेंगे, शुड स्टार्ट लगाना चाहेंगे, शुड स्टार्ट लगाना चाहेंगे, या मस्ट स्टार्ट लगाना चाहेंगे, ठीक है, आर स्टार्टिंग लगाना चाहेंगे आप, हैव स्टार्टेड लगाना चाहेंगे आप, या आप लगाना चाहेंगे ई ऑप्शन जो मैं वैसे ही बना रहा हूं, स्टार्टेड लगाना चाहेंगे आप। ये 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन है, बताइए। इट इज हाई टाइम यू डैश योर बिजनेस, ठीक है। अब आप मुझे खुद ही बताइए क्या लगाना चाहेंगे, एक अच्छा समय, एक हाई टाइम है या आपको अपना बिजनेस सेटअप कर लेना चाहिए, मतलब शुड स्टार्ट योर बिजनेस, या मस्ट स्टार्ट योर बिजनेस, या आर स्टार्टिंग, यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस, या यू हैव स्टार्टेड योर बिजनेस, और लास्ट वन विल बी स्टार्टेड। चलिए आंसर बताइए, रेज योर हैंड जो बच्चे बोलना चाहते हैं ए। 1 2 3 4, अच्छा आप बी पे जाना चाहते हैं, मस्ट स्टार्ट, बाकी ज्यादातर शुड स्टार्ट पे जाना, आप शुड स्टार्ट। कोई आर स्टार्टिंग पे जाना चाहेगा, कोई नहीं। चलिए मैं बता देता हूं आपको आंसर, आंसर अगर आपने शुड बताया तो गलत है, अगर आपने आंसर बताया मस्ट तो वो भी गलत है। फिर से फंस गए आप, क्यों, अभी एडवांस बताता हूं मैं। अगर आप आर स्टार्टिंग लगाते तो भी गलत होते, और अगर आप हैव स्टार्टेड लगाते तो भी गलत होते। स्टार्टेड विल बी द राइट आंसर। अब आप सोचोगे ये कैसा स्ट्रक्चर है, अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझिए। अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग देख लीजिए, इट इज हाई टाइम, क्या, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम, या इट इज राइट टाइम, या इट इज नियर टाइम, इट इज नियर टाइम से हो, देख लीजिए कभी भी सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर आ रहा हो, ये फ्रेज है ये, है ना। तो इसके साथ आपको हमेशा याद रखना है सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ये रूल है एडवांस का, समझ में आया। इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज नियर टाइम, ये बताऊंगा एडवांस टेंस में। अब इधर देखिए मैंने यही लिखा था, इट इज हाई टाइम से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, आगे सब्जेक्ट कोई भी आए आपको यहाँ पे वर्ब की कौन सी सेकंड फॉर्म लगानी है, तो आंसर विल बी स्टार्टेड। जबकि पढ़ने में थोड़ा अजीब लगेगा कि सर हमने यहाँ इट इज लगाया मतलब प्रेजेंट लगाया और वहां आगे पास लगा दिया, ऐसा तो कोई सेंटेंस बनता ही नहीं, लेकिन ये स्ट्रक्चर है। और ये सुन लीजिए, ये सेंस पता है किसका दे रहा है, शुड का सेंस देता है, देगा शुड का सेंस। ये अच्छा समय कि आपको बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए था, ये होना चाहिए था, या कर लिया होता, लेकिन आपको लगेगा शुड होना चाहिए, मस्ट होने, हाँ कर लो चलो, तब भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। गॉट माय पॉइंट। ऐसे बहुत सारे, अभी मैं ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, जिसमें गलतियां होने की संभावना ज्यादा है।
तो एडवांस टेंस अलग से करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक टेंसेस कर सकते हैं। आगे नोट डाउन कीजिए जल्दी से, जो भी मैंने लिखवाया, जो आपको लगता है वो कर लो, लिख ही लो, आगे काम ही आ जाएगा। बाकी ये रूल मैं आपको आगे कराऊंगा, सब चीजें कराई जाएगी। इतने एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो मैं ज्यादा एग्जाम्पल्स आपको नहीं दे रहा हूँ, सो दैट हम चीजों को आगे बढ़ा सकें, नहीं इसी में टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब हम चल सकते हैं आगे और ऊपर हेडिंग लगा ले। अभी हमें ना देखिए 12 टेंसेज है, इन्हें अच्छे से कंप्लीट करना है। अगर ये फिंगर टिप्स पे लर्न हो गए, सो आई गारंटी यू कि इंग्लिश में कभी मात खाने वाले नहीं है, वरना तो हमेशा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी अगर टेंसेज नहीं आते हैं। याद रखिएगा, ना स्पोकन अच्छे से होगी, रिटन पैटर्न बिल्कुल खराब होगा। तो मैं हटा रहा हूं इस चीज को, ऊपर हेडिंग लगा लीजिए बेसिक टेंसेस। अच्छा, आपको अभी मैंने बताया है कि एक नहीं बताया, तो देखिए आप ये बताइए, अगर मैं बात करूं एक सेंटेंस को किससे बनाया जाता है, सबसे पहले क्या आएगा वहां पे, सब्जेक्ट आ सकता है नहीं, उसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब। अब वो वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ, अभी बताया था मैंने। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, जरूरी नहीं यही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट भी हो सकता है और फिर उसके साथ वर्ब भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मतलब ऑब्जेक्ट गिवन हो या ना हो, इट डिपेंड्स, समझ, मतलब सब्जेक्ट के साथ वर्ब तो आएगी, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट दिया ही होगा, ये भी स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। इससे हम इससे भी बना सकते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तीसरा, हम इससे भी बना सकते हैं कि सब्जेक्ट है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब और फिर उसके बाद मेन वर्ब का यूज किया जाता है, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये भी स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। मेन वर्ब जैसे शी इज गोइंग देयर, है ना, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, इस टाइप से। तो स्ट्रक्चर के मतलब जो सेंटेंस है वो इस टाइप से बनाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने ये रट रखा है कि सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, नहीं, केवल दो चीजों से हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब। अब देखिए एक चीज और, आपने एक वर्ड सुना होगा क्लॉज, सुना है क्लॉज या नहीं? क्लॉज क्या होता है? क्लॉज देखिए होता है जब आपने जब जिसमें देखिए अलग पॉइंट अभी समझाऊंगा। देखिए क्लॉज क्या होता है इंग्लिश में, जिसके अंदर सब्जेक्ट आ जाए, वर्ब आ जाए और ऑब्जेक्ट आ जाए, तो इसी को हम क्लॉज बोलते हैं। मतलब समझ गए ना, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे क्लॉज, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को क्लॉज बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा वर्ड और जान लीजिए कि अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है तो इसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। देखिए बेसिक्स है तो ये चीजें जाननी जरूरी है आपको, आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं ये कह सकता हूं, ये देखिए कि जो एक क्लॉज है वो किससे मिलकर के बना होता है, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके अंदर अपना प्रेडिकेट। क्या ये कहना सही है? देखना जरा, सही है? तो बस ये हो जाता है आपका क्लॉज। तो याद रखिए सब्जेक्ट और उसके अंदर अगर प्रेडिकेट एड अप हो जाता है, और प्रेडिकेट कुछ नहीं होता है, अगर वर्ब आ गया और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट का यूज हो, दिस विल बी कॉल्ड प्रेडिकेट। मेन वर्ब, वो अभी मैं बताऊं, अच्छा देख लीजिए, ये मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। और ये एमवी मतलब क्या होता है? मेन वर्ब। अब इन दोनों में भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कुड, कैन। ये कितने होते हैं टोटल? 24। कितने हो जाएंगे? 24 हेल्पिंग वर्ब्स हो जाती है। और मेन वर्ब क्या होती है? जिसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, समझ में आ गया? तो उसे बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। तो मेन मतलब जिसके अंदर हम अलग अलग वर्ब्स लगा सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। तो ऐसे भी बनता है सेंटेंस। तो भी मैंने बताया कि कोई भी स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, वर्ब चाहिए होता है, या सब्जेक्ट चाहिए होता है, वर्ब चाहिए होता है और ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, या
सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं भी हो तो भी चल सकता है। लिखते जाइएगा सब एक एक पॉइंट अच्छे से। देखिए ये आपके ना बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं और इसको करने जरूरी है। हालांकि पढ़ तो सभी ने रखे हैं 10 बार लेकिन अभी क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ जाएंगे फिर आप गलतियां करोगे, तो इसलिए एक बार अच्छे से पढ़ लो। अब आप जब हम प्रेजेंट में गए, टेंस सबसे पहला कौन सा आता है? प्रेजेंट, है ना? तो प्रेजेंट के अंदर भी आपका 4 टेंसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं बता दीजिए? प्रेजेंट, इंडेफिनिट, हाँ जी, एग्जैक्टली। सेकेंड वाला क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, शॉर्ट में लिख रहा हूं। थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ वन विल बी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ये। तो ये 4 टाइप होते हैं। फिर ऐसे पास्ट होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे फ्यूचर के 4 हो गए। तो कितने हो गए टोटल? 12। इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऑल्दो यू ऑल हैव स्टडीड मोर देन 1000 टाइम्स, ऐसे बता रहा हूं ना, पता नहीं कितनी बार पढ़ोगे, 30 में, 7वीं में, 5वीं में ना, 10वीं में है, फिर ग्रेजुएशन में है, लेकिन आज कुछ चीजें अलग पढ़ने वाले हैं। हालांकि है वही चीजें। ऊपर हेडिंग लगा लीजिए अब, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या लगाएंगे आप? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए मैं बोथ में कराऊंगा बायलिंगुअल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि देखिए टेंस एक ऐसा एक टॉपिक है, अगर उसमें थोड़ी हिंदी भी यूज हो जाए, इट गोज ऑन, है ना? थोड़ा सा याद करना पड़ता है आपको। स्टार्टिंग हमने यहीं सीखी है। आप सभी को पता है इसकी पहचान क्या होती है? जल्दी बताइए। हाँ जी, सभी को पता है। ता है, क्या हो जाता है? ती है, ते है, होता है या नहीं? Why this is not working? ता है, ती है, ते है। इंग्लिश वाले इसको कैसे याद रखते हैं कि अगर हमें कोई डेली रूटीन पढ़ना हो, है ना, कोई डेली रूटीन का सेंटेंस बनाना हो, डेली रूटीन का कोई सेंटेंस बनाना हो, तब हम उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये इंग्लिश वाले हैं। हिंदी वाले क्या? ता है, ती है, ते है, क्योंकि उन्हें थोड़ी ना पता इंग्लिश वालों को हिंदी में क्या आता है। मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, वह कहता है हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, पीछे ता है, ती है, ते है, एवरीवन नोज दैट। आप समझिए, आगे आगे बढ़ते हैं। अभी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैंने पहचान बता दी है, क्या आना चाहिए। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं ये समझिए। आपको सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो आएगा ही, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट लगाओ या मत लगाओ, मैंने बताया भी था। अब यहां से हमारी वर्ब स्टार्ट हो गई है, देखिए। अच्छा, अभी मैंने आपको टेंस कराया नॉन फंक्शनल और फंक्शनल। नॉन फंक्शनल में तो वर्ब थी ही नहीं। अब हम फंक्शनल पढ़ रहे हैं जिसके अंदर वर्ब का यूज होगा। फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ या फिफ्थ आ सकती है। उसके अंदर हम पहले जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका सब स्ट्रक्चर ये बनता है, लेकिन ये पहला स्ट्रक्चर है। दूसरा भी देख लीजिए। आप सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। लगाओ या मत लगाओ। अब देखिए इसी को हम कैसे लिखते हैं, या बुक्स में कैसे डरावने तरीके से दिया जाता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस या आईईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चा यहाँ पे घबरा जाता है। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस आईएस जुड़ जाए तो वो V5 कहलाता है। ये और इजी हो गया, समझे? तो ये दो ही स्ट्रक्चर होते हैं जिन पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। एंड आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द केसेस स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। याद रखिएगा, एस में बहुत गलतियां करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आई गोज देयर, सही है? आई गो देयर होना चाहिए। शी स्पीक इन इंग्लिश, सही है? शी स्पीक्स इन इंग्लिश होना चाहिए था। माय फादर डू द वर्क, सही है? माय फादर डज द वर्क इज द राइट आंसर। द सन राइज इन द ईस्ट, सही है? द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। द चाइल्ड प्ले इन द पार्क, प्लेज इन द पार्क। तो हो क्या रहे, कहीं एस लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो, तो ये स्पोकन में आ जाती है गलतियां। तो उसको यहाँ पे हमें सही करना है। तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ फिफ्थ फॉर्म लगती है। फिफ्थ फॉर्म को बोलते हैं ये, ठीक। अब समझिए पहले ये वाला, इसको मैं आगे बताऊंगा। ये कब लगती है? ये तब लगती है जब आपके सब्जेक्ट हो आई, यू, वी और दे।
या कोई प्लूरल, आपको प्लूरल सब्जेक्ट दिया हो, तब आप लगा सकते हैं क्या, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट बस। और ऑब्जेक्ट लगाओ या मत लगाओ मैंने बता दिया पहले। अच्छा ये कब आता है V5? V5 तब यूज किया जाएगा जब आपके सब्जेक्ट हो ही, शी, हाँ जी, इट, या कोई नेम हो, या इन सभी को हम क्या बोल सकते हैं, सिंगुलर नाउन बोल सकते हैं या सब्जेक्ट। ठीक है, जब सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन यूज हो जाता है तब ये यूज करते हैं। अगर बहुत सारे प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल बी यूज्ड। क्लियर? अब मैं एक दो एग्जांपल देखता हूं। मैंने लिखा जाता हूं। क्या लिखा मैंने? मैं जाता हूं। ठीक है, फिर मैंने लिखा हम जाते हैं, हम जाते हैं। फिर मैंने लिखा वे जाते हैं। अभी जाने का ही ले रहा हूं क्योंकि इसी में आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी ना। और देखिए, लड़के जाते हैं। अब इधर देखिए, अगर मैं इसको इंग्लिश में बनाऊंगा तो आप बताइए, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। सबसे पहले इसको आई ना बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आई। क्या बोलेंगे? आई। अब देखिए, जाने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो। तो सिंपली आप लगा देते हो आई गो। सही है नहीं? क्योंकि देखो इस वाले में आ रहा है, ऊपर वाले में सॉरी, आई इसमें आ गया तो हमें सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट हो या नहीं हो, कहां जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं। आई गो। हम जाते हो को कैसे बनाएंगे? वी गो। ये बनाएंगे दे गो। ठीक है, और लड़के जाते हैं तो बॉयज गो। गोज नहीं आएगा, क्यों? बॉयज बहुत सारे, प्लूरल है। तो देखो मैंने ऊपर लिखवाया था ना, अगर कभी भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। हाँ जी, जैसे इधर देखिए, चिड़ियाएं उड़ती है, बनाना कैसे बनेगा? बर्ड्स फ्लाई। बस खत्म। हाँ कोई बात नहीं। तो इधर देखिए, बर्ड्स क्या हो गया? प्लूरल। तो यहां भी क्या हो गया? प्लूरल। अभी इससे पहले कराया था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी तो प्लूरल लगा रहे हैं हम। अब हम बात करते हैं थोड़ा इस वाले स्ट्रक्चर की। इसी को मैं ऐसे बना रहा हूं, वह जाती है, वह जाती है, हाँ जी, या वह जाता है। ठीक है, या राम जाता है। ठीक है, सारे सेंटेंस आप बना लेंगे। चिड़िया उड़ती है। ठीक है, तो बहुत सारे सेंटेंस आपके हो सकते हैं। अब इधर देखिए, यहां वह लड़की है एक, तो लड़की के लिए हम क्या लगाए? शी। गो तो आपने लगा दिया, क्या लगा दिया? गो। शी गो, लेकिन कहना गलत हो गया है। अब आपको यहां से पढ़ना है कि SES रूल कब लागू करते हैं। तो अभी ये सेंटेंस गलत है, इसको सही करने के लिए वैसे आप सभी को पता है ES लगेगा, लेकिन सुन लीजिए, अगर रूल ये बता रहा हूं मैं, रूल नंबर 1, इफ अगर वर्ब की एंडिंग, अगर किसी वर्ब की एंडिंग किससे हो? ओ। ठीक है, O SSH तब आपको क्या लगाना होता है बताइए? तब हाँ जी, एक्स वो नाउन का हो जाता है ना पार्ट, इसलिए हम इंक्लूड नहीं कर रहे। तब हम क्या लगा देंगे? इसके पीछे ES। क्या लगा देंगे हम? ES। अभी बताऊंगा, पहले लिख लीजिए। और दूसरा रूल नंबर 2 ये कहता है, अगर वर्ब की एंडिंग एक्सेप्ट दीज वर्ड्स, मतलब इसकी हिंदी, इन सभी को छोड़कर हो, तो आप क्या लगाते हैं बताइए जल्दी से? क्या लगाते हैं? एस विल बी यूज्ड। क्या हो जाएगा? एस विल बी यूज्ड। अभी बता रहा हूं, समझते जाइए। फिर लिख लो अच्छे से, फिर मैं बताऊंगा। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पूरा लिख लेते लेकिन मैंने शॉर्ट में लिख दिया। इफ वर्ब जो कि उसकी एंडिंग अगर ओ से हो, SSH या CH से हो, तो आपको उधर लगाना होता है ES। और अगर इन सभी वर्ड्स को छोड़ दिया जाए, मतलब सुन लीजिए क्या लिखा हुआ है, मतलब इनमें से कोई वर्ड ना करके कुछ और आ जाए, जैसे आ जाए KLMPST, कुछ भी आ जाए,
ये ना आए वर्ड बस, तो आपको एस लगा देना है सिंपली। लिख लीजिए। अब मैंने ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए थे, लिख लिया क्या? ठीक है, मैंने ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन था ये, वह जाती है, तो वह को बोलते हैं शी, जाने को बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। ये ठीक होता, लेकिन अभी गलत है, क्योंकि ये वाला रूल फॉलो कर रहे हैं जिसमें हमें एस लगाना है या ई एस लगाना है या आई एस। अब बताओ पीछे क्या आ रहा है वर्ब के? ओ। जब वर्ब के पीछे एंडिंग में ओ आ जाता है तो हमें उसमें क्या लगाना होता है? गोज, मतलब ई एस ऐड करना होता है। क्या करना होता है? ई एस ऐड करना होता है। अब मैं बात करूं, वह बात करती है, बताना, वह बात करती है को बोलेंगे शी टॉक, मतलब बात करना, तो सही है सेंटेंस? एग्जैक्टली। कैसे लगेगा एस? क्योंकि अब देखो वर्ब की जो एंडिंग है वो के से है, और के वाला दूसरा वाला रूल था जिसमें हम एस लगाते थे। सो शी टॉक्स। वह जाता है, क्या बनाएंगे? ही गोज, रहेगा या नहीं ऐसे? ही गोज। राम जाता है तो क्या बोलेंगे? राम गोज। चिड़िया उड़ती है, एग्जैक्टली लेकिन फ्लाइज वाला कौन सा है? बर्ड फ्लाइज ये वाला, या फ्लाइज ये वाला, या फ्लाई रहने दो? कौन बताना चाहेगा? फ्लाइज, फ्लाइज या फ्लाई? एग्जैक्टली। अब इसका भी एक रूल जान लेते। लिख लिया आपने या? हाँ ठीक है, लिख लो एक बार अच्छे से। अभी बताता हूँ, यही रूल है आगे। वर्ब की एंडिंग, अभी जो आपके ब्रदर है वो आम आदमी पार्टी में मैंने देखता रहता है, वो उन्होंने किया था अभी नॉमिनेशन। सच में बताओ? मैं सोचा वो तो किसी के अंडर में काम कर रहे थे। हम लोग बेसिकली वो फैमिली मेंबर है। पहले वो पहले कांग्रेस में थे, अच्छा, उन्होंने कन्वर्ट किया आम आदमी पार्टी में अपना, अब शायद बड़ी पोस्ट में हो। निगम पार्षद के हुए ना अभी तो चुनाव? निगम पार्षद के चुनाव हुए, लेकिन इसके अंदर भी एकदम, हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, नहीं मैं तो ये देखता था वो एक्टिव रहते थे आम आदमी पार्टी के उसमें, तो मुझे इतना वो नहीं था। चलो बहुत बढ़िया। उनका पॉलिटिकल करियर कुछ ज्यादा ही अच्छा है आगे। नहीं बहुत बढ़िया। ठीक है आगे बढ़े। ये आपको चीजें समझ। अब एक बार ये रूल देख ले, देखिए एक बार अभी हमने ये देखा, मतलब एस और ई एस। अब आई ई एस वाला भी रूल देख लेते हैं कब लगता है। आई ई एस, अभी तो मैंने एस और ई एस बताया, अब आई ई एस कब लगेगा ये देखिए। लिखिए रूल। वर्ब, वर्ब की एंडिंग वाई से हो तथा वाई से पहले, वाई से पहले कोई क्या आ जाए? कॉन्सोनेंट लिखा है ना? कॉन्सोनेंट आप सभी को पता है क्या होते हैं? ई ई आई ओ यू को छोड़ करके जितने भी बचते हैं वो क्या बनते हैं? कॉन्सोनेंट। तो आप बताइए क्या लगना चाहिए? तब आ जाना चाहिए एस। क्या आएगा? एस। अब देखिए दूसरा रूल, मैंने कहा वर्ब की एंडिंग वाई से हो, वाई से पहले कोई क्या हो? अच्छा मैंने उल्टा कर दी क्या? सॉरी फॉर दैट। हाँ जी हाँ जी, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। इसमें तो आई एस आना चाहिए ना अपना, आई ई एस। ठीक है। और अगर वाई की वर्ब की एंडिंग वाई से हो और वाई से पहले, ठीक है, वाई से पहले कोई वाउल दे रखा हो, तब आपको क्या लगा देना है? सिंपली एस विल बी यूज्ड। क्या यूज होगा? एस विल बी यूज्ड। अभी बता रहा हूं कैसे होगा ये रूल यूज। ये है इन वर्ड को छोड़ करके कुछ भी आ सकता है, बस ये वर्ड ना है। तो मैंने ऐसे लिख दिया, के भी आ सकता है, टी भी जैसे टॉप में के नहीं आ रहा था, ऐसे पी भी आ सकता है, बहुत सारे वर्ब्स हो सकती है।
एक ये रूल लिख लीजिए, वर्ब की एंडिंग वाई से हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट दे रखा हो तो आपको क्या लगाना है, IES, वर्ड वाई को हटा के, वाई को हटा के। लेकिन सेकंड में वर्ब की एंडिंग वाई से हो, वाई से पहले कोई वाउल आ जाए तो एस आ जाता है। अच्छा, ये कॉन्सोनेंट और वाउल क्या होते हैं पता है आपको? वही आपको पता है एग्जैक्टली हाँ, लेकिन अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो उसकी, वो तो एग्जाम्पल दे रहे हो आप, है ना। देखिए वाउल की डेफिनेशन क्या होती है, इससे पहली बात तो वॉवेल नहीं पढ़ते, ऐसे बोलते हैं वाउल, क्या पढ़ते हैं, और इसको कॉन्सोनेंट। देखिए होता क्या है, वाउल वो होते हैं, देखिए जब हम कोई भी वर्ड डायरेक्ट वोकल कोड से निकाल रहे हो, क्या वोकल कोड से निकाल रहे, वोकल कोड जानते हो ना, ये यहां से हमारे वर्ड्स आ रहे हैं, हाँ कंठ से, वॉइस बॉक्स, कंठ भी बोलते हैं उसे, तो वहां से हमारी वर्ड्स आ रहे हैं सारे। अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं, कैसे, जैसे आप पढ़ोगे तो अब एग्जांपल AEIOU, क्लियर। जैसे इधर देखिए, आप ए बोल के देखिए जरा, ए यहां से आ रहा है, EIOU, इसका मतलब ये है कि अगर मैं कॉन्सोनेंट की बात करूं तो कॉन्सोनेंट वो सारे वर्ड्स हैं जो टंग प्लस टीथ प्लस लिप्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनते हैं, या नहीं। लेकिन इनके लिए इनकी जरूरत नहीं है, अगर किसी के लिप्स ना हो, टंग ना हो, तब भी ई बोला जा सकता है। और याद रखिए ये गॉड गिफ्टेड है, क्या है ये, गॉड गिफ्टेड। ये सभी में है ना, बच्चे होते हैं तो स्टार्टिंग में ये सारे साउंड निकलते हैं उनके साउंड बॉक्स से, लेकिन उसके बाद टीथ आते हैं, और अगर टंग और केवल लिप्स रहे तो सारे वर्ड्स तो नहीं बोल सकते। स वाला वर्ड देखिए, तो कहां से आ रहा है, टीथ, बहुत सारे वर्ड है, ठीक है। अगर लिप्स हटा दी जाए तो भी नहीं बोल पाएंगे। बोलिए पापा, पा पा हो रहा है, नहीं, मम्मी। अच्छा टंग काट दो, मगर टंग ना हो तो बोल पाएंगे, वो तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर कह पाएगा। टीथ हटा दो तो भी नहीं। तो इसका मतलब इन तीनों की कॉम्बिनेशन से मिलकर के वर्ड बनते हैं। अब ऐसे वर्ड्स कौन कौन से हैं, इसके अलावा कौन से रह जाते हैं, जैसे BCDFG, ऐसे। अब जरा बी को बोल के देखना जरा, बी देखो, इसके अंदर लिपसिंग का भी काम हो रहा है, आ रहा है समझ में, नहीं। सी को बोल के देखो, सी में टीथ में देख रहे हो एक लकीर से आ रहा है, तो अगर टीथ नहीं होंगे तो नहीं, सी नहीं बोल पाएगा। तो अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलकर के हमें क्या दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं। अच्छा डी बोलना जरा, ड, तो आपको टंग का कुछ पता चल रहा होगा, लेकिन इनका कुछ नहीं होता है, इसलिए क्या गॉड गिफ्टेड है, इनकी जरूरत नहीं, यहीं से आ रहे हैं वोकल कोड्स। ये छोटा सा जानना था। अब आगे बढ़े, चलो लिख लो जो भी लिखना चाहते हो, थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन अलग से मैं दे रहा हूं। अरे वो कैप क्यों लिख दिए मैंने, और देखो वोकल वोवेल सेम नहीं लग रहा, यहीं से ये वर्ड लिया हुआ है, वोकल वोवेल, वोकल वोवेल, तो यहीं से ही तो ये वर्ड लिया है वोवेल। इसको हम क्या बोलेंगे, वाउल, आगे आगे से इसको बोलेंगे वाउल, टूम, हाँ जी, TOMB। इसको टॉम नहीं बोल करके टूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टूम। बाकी ठीक है, हुमायूं टॉम बोलते हैं हम, तो वो अपना इंडियन एक्सेंट है, लेकिन करेक्ट इंग्लिश देखी जाए तो टूम बोला जाता है। जैसे डेंगू नहीं होता है, क्या बोला जाता है, डेंगी। पिज्जा नहीं होता है, क्या बोलते हैं, पिज्जा, बीच में टी आता है छोटा सा, पिज्जा। आगे बढ़ सकते हैं, तो अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। जैसे मैंने बोला, वह खेलती है, एग्जाम्पल लिखिए, राधा कपड़े होती है। अच्छा कुछ हिंदी यूज कर रहे हैं हम बस इसके लिए, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है, वेयर यू मेक मिस्टेक्स वेन एवर यू स्पीक इन इंग्लिश, है ना। जब आप इंग्लिश में बात करते हो तो वहां पे प्रॉब्लम्स होते हैं। चलिए, है ना, और देखते हैं, वह मछली फ्राई करती है, फ्राई करती है, राधा ट्राई करती है। ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, याद रखिए, इसलिए बेसिक चीजें कराई जा रही है। हालांकि आपको कुछ चीजें आती है, कुछ चीजें सीखने मिल रही है।
अब देखिए वह खेलती है, वह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बताना शी। कैसे बनाएंगे इंग्लिश में बताइए, शी। और प्ले तो आ गया, खेलने को बोलते हैं प्ले, लेकिन अभी गलत है, आपको पता है, या तो हमें एस लगाना है या आईएएस लगाना है। कैसे क्या लगेगा बताइए, अगर हम इस प्ले के पीछे, देखो मैंने बताया था, अगर वर्ब की एंडिंग वाई से हो और वाई से पहले, एकदम पहले ए आ रहा है और ए क्या है, एक वोवेल, तो हमें क्या लगाना है पीछे, एस। तो आ जाएगा इसकी जगह, प्ले की जगह प्लेज। राधा कपड़े धोती है, क्या बनाएंगे बताइए, राधा, ठीक है, पहले हम लगाएंगे वॉश, लेकिन अभी गलत है, द क्लोथ्स। क्यों गलत है, सुनिए, क्योंकि हमें पता है अभी एस या आईएस लगाना जरूरी है, तो क्या लगाएंगे बताइए, देखो पीछे आ गया एस एच, आगे नहीं, अरे यार ये तो हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, वाई वाला थोड़ी नहीं, अच्छा ठीक है कोई नहीं, तो वॉशेस हो जाएगा ना, वॉशेस ऊपर वाला रूल था ये ना, हमें तो वाई वाला लेना है, ये रहा वाई वाला, ये रहा ट्राई होना ना। चलिए इसको बनाते हैं, वह मछली फ्राई करती है, शी फ्राई, मतलब फ्राई करने को बोलते हैं फिश। चलिए बताइए कैसे लगाएंगे, क्या लगाऊं इसमें, आईएस या एस, कैसे, वर्ब की एंडिंग वाई से हो रही है और वाई से पहले आर आ रहा है, अब आर क्या होता है, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे फ्राइज, वाई हटा करके हम क्या लिख देते हैं, आईईएस। देखिए मैं ज्यादा और डेप्थ इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि आप सभी ने पढ़ रखे हैं, अब इससे ज्यादा डीप जाएंगे तो कहीं आप लोग बोलने लग जाए, इसलिए ना एक बच्चे को उतना ही बेसिक ले जाया जाए जितना जा सकते हैं, और भी जा सकते हैं, लेकिन क्या फायदा कि मैं आपको ये भी बताऊं इज, है ना, इसके साथ क्या आता है या डू डज वगैरह कब लगती है, ये सभी को पता है, लेकिन फिर भी अगर टू बी ऑनेस्ट किसी को नहीं पता है तो पहली क्लास में पूछ लिया करो, सर ये नहीं पता वो नहीं पता, क्योंकि अगर वो क्लास निकल गई फिर आगे चीजें नहीं हो पाती। चलिए राधा ट्राई करती है, तो क्या बनेगा, राधा ट्राई तो आ जाएगा, बताइए सही क्या होगा, पीछे आया वाई, वाई से पहले आर, तो क्या हो जाएगा, ट्राइज, क्या हो जाएगा, ट्राइज, राधा ट्राइज विल बी द राइट आंसर। अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑलमोस्ट खत्म हो गए, इसके अंदर यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, आइए, हाँ जी, वो तो अब वो उसका बेसिक्स तो निकल ही गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई नहीं, लाइव चल रहा है ना, आप लाइव पे देख सकते हैं, अभी बैठ जाइए आप, जो इसका बेसिक्स छूट गया अपना वो देख लेना आप, फिर भी मैं एक बार आपके लिए 5 मिनट के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। अच्छा ये लिख लीजिए आप लोग पहले, तो यहाँ ट्राई आ गया, वाई के पहले क्या रहा है, कोई कॉन्सोनेंट, तो ट्राइज विल बी द राइट आंसर, ओके। शैल वी मूव ऑन, आगे बढ़े, चलिए ठीक, एक बार इन्हें बता दे क्या, 2 मिनट देते हैं ना, देखिए हमने क्या किया, वैसे बहुत ऊपर पीडीएफ चली, कोई नहीं, हम टेंसेस कर रहे हैं एकदम बेसिक्स वाले, and we have divided basic tenses into 2 parts, non functional और functional tenses। नॉन फंक्शनल में कोई वर्ब का यूज नहीं होता है, नाउन का यूज होता है उनकी जगह, या कोई इंफॉर्मेशन यू विल बी गिवन। अब वर्ब कितनी टाइप की होती है, 5, सेकंड थर्ड फॉर्म, फोर्थ क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ता है, फिफ्थ होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आईएस जुड़ता है। दूसरी तरफ अगर हम इधर ही देखें, इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन, ये सबको पता ही है नॉर्मली। अब फंक्शनल टेंसेस है जो हमें करने हैं, नॉन फंक्शनल तो सभी को पता है, एमआर है ना, वाज वर्ड हैज सॉरी विल बी कब लगाना होता है, लेकिन बात है फंक्शनल टेंसेस की, जिसमें बेसिक टेंस है हमारे, एडवांस टेंस है। बेसिक टेंस 12 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 और प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4। एडवांस देख लीजिए, मैंने बताया था अभी एक एग्जांपल दे करके, इट इज हाई टाइम, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इट इज हाई टाइम यू डैश योर बिजनेस, क्या लगाना चाहेंगे, ज्यादातर बच्चे 90% इसी पे आंसर देते हैं, यू शुड स्टार्ट योर बिजनेस या यू मस्ट स्टार्ट योर बिजनेस, जो कि इनकरेक्ट माना जाता है। मैंने बताया आपको क्या, कि अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम से हो जाए तो वो एडवांस रूल बन जाता है, और उसके साथ आपको हमेशा क्या लगाना चाहिए, वो आपकी सेकंड टर्म तो आना चाहिए, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड योर बिजनेस, ना कि यू शुड स्टार्ट योर बिजनेस। हमें लगेगा पढ़ने में कि शुड लगाना चाहिए। फिर अभी हमने किया कि टेंसेस नहीं आएंगे तो एक्टिव पैसिव नहीं आएगा, नरेशन भी समझ नहीं आएंगे, तो टेंसेस करना जरूरी है। फिर ये मैंने क्लॉज बताया कुछ, थोड़ा सा वीडियो देख लेना आप, है ना, वरना क्योंकि थोड़ा सा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया, जिसकी मतलब स्टार्टिंग की ता है ती है दे, या इसी को हम डेली रूटीन सेंटेंस भी बोलते हैं। इफ यू आर गोइंग टू
make your daily routine, you have to use present indefinite. Without present indefinite you cannot use, you cannot make the sentence correct. अब जैसे मैंने पूरा करा दिया, इसके लिए दो स्ट्रक्चर होते हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डायरेक्टली ऑब्जेक्ट। वो कब लगेगा, आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट होगा। फिर सब्जेक्ट के साथ V5 कब लगाते हैं, V5 इज नथिंग बट SES IS जो लगता है। इसका मैंने रूल भी बता दिया। वह जाता है आई गो, सॉरी मैं जाता हूं, वी गो, दे गो, बॉयज गो, बर्ड्स फ्लाई। लेकिन यहाँ पे चीजें चेंज हो जाती है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया शी गोज आना चाहिए ना कि गो। हम जल्दीबाजी में बोल लेते हैं माय फादर डू द वर्क, नहीं डज द वर्क, ठीक है। शी स्पीक्स इन इंग्लिश ना कि शी स्पीक इंग्लिश, ठीक है, ऐसी चीजें। बर्ड फ्लाइज। फिर मैंने रूल कराया इफ वर्ब की एंडिंग OSS इन सब से हो तो आपको रूल पता रहना चाहिए। फिर मैंने कुछ कॉन्सोनेंट के बारे में बताया। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं बताइए, या वाउल। कॉन्सोनेंट होते हैं कुछ ऐसे वर्ड जो टंग, टीथ और लिप्स के कॉम्बिनेशन से निकलते हैं, जैसे बी। अगर इसके लिए लिप्स ना हो तो बी नहीं बोल पाओगे, सी डी ऐसे। लेकिन वोकल कोड से निकलने वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं, साउंड को, सॉरी, वाउल, AEIOU। चलिए अब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको करा दिए, ठीक है। अच्छा नेगेटिव देख लेते हैं इसका, है ना, लिखिए ऊपर जरा, नेगेटिव सेंटेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही चल रहा है, उसका नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कैसे बनता है। अब सारी चीजें इजी है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वही टफ होता है बस। एंड ऑलमोस्ट आई हैव सीन स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स, उसी के अंदर गलतियां करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं टेल मी योर डेली रूटीन, तो आप बहुत जल्दी से बोल देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गो पार्क विद माय फ्रेंड्स, देन आई ब्रश माय टीथ। ये सब आई लगा के ना वो की फर्स्ट फॉर्म तो लगा दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप अपने फादर का डेली रूटीन सुनाओ या मदर का, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए जल्दी से क्या बनाएंगे, माय मदर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गलत। माय मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन शी ब्रश हर टीथ, ब्रशेज हर टीथ। तो कहीं ना कहीं SES IS का यूज करना पड़ेगा। ऐसी ब्रदर का बना लो, फादर का बना लो। अच्छा नेगेटिव देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल, हाँ जी, इंटरगेट, ये एक ही पढ़ रहे हैं, आगे नहीं पढ़ेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में डायरेक्टली करेंगे, वरना बहुत बेसिक हो जाएगा, है ना। एक बार तो करा दूं। अच्छा मैं ये बता रहा हूं, जैसे अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने सबसे पहले क्या किया, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्या किया हमने, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो सभी ने पढ़ रखे हैं। दूसरा अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, क्या करेंगे हम, नेगेटिव। तीसरा हम करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव, डायरेक्ट करेंगे हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये दोनों एक साथ करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। तो अभी मैंने आपको अफर्मेटिव करा दिया था, जिसके दो स्ट्रक्चर बनते थे, कौन से थे बताइए, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये था, और दूसरा सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस। अब ये फिफ्थ फॉर्म ही बहुत बड़ी चीज है, यही कराई मैंने आपको पूरी। बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा नेगेटिव में स्ट्रक्चर क्या बनता है, बहुत इजी है। आपको सब्जेक्ट लगाना है, प्लस आप लगा सकते हो डू नॉट, या आप क्या लगा सकते हो, डज नॉट, प्लस वर्ब की अब फर्स्ट फॉर्म आएगी, समझ में आया। अब आपको ये देखना नहीं है SES लगाएं नहीं लगाएं, क्योंकि जब कभी भी डज नॉट या डू नॉट लगता है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिफ्थ फॉर्म खत्म। लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसी को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कैसे बोलते हैं, डोंट, क्या बोलते हैं हम, इसको कैसे बोलते हैं, डजंट। और अपॉस्ट्रोफी ऊपर लगती है यहाँ छोटी सी, है ना, डोंट और डजंट। जैसे अगर मैं बोलूं, एक एक्सेंट में बता रहा हूं, आई डोंट नो, है ना, तो आपको पता है अमेरिकन एक्सेंट में इसको मिक्स करके कैसे बोलते हैं, डू नो, क्या बोलते हैं, डू नो, क्या बोलते हैं इसको, डू नो। जैसे मैंने एंट का रूल कभी बताया था, आई एंट योर टीचर, तो एंट क्या है, एम नॉट को ही हम एंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, एंट। लेकिन ये अमेरिकन एक्सेंट है, सो वी कैन नॉट यूज हियर, क्योंकि हम तो, हाँ, तो हम आंट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, है ना, आर का नेगेटिव आंट। तो ये लिखिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चले आगे बढ़े, ठीक है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने अफर्मेटिव कर लिया, नेगेटिव कर ही रहे हैं। अच्छा इसके एक दो हिंदी में नहीं बनाऊंगा मैं, इंग्लिश में डायरेक्टली। जैसे हम बना सकते हैं, अगर मैंने बोला आई डैश गो देयर, बताइए क्या आएगा, जल्दी बताइए, आई डू नॉट या डोंट बोल सकते हैं, नहीं, शी डैश गो देयर, बताइए क्या लगेगा, शी डजंट, समझ आ रहा है नहीं।
या बता दूं? हाँ, ये देखो डू नॉट तब आता है जब, हाँ ठीक है ना, होगी ना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नॉर्मली फिल करने होते हैं, ये सभी को पता है। शी डज नॉट गो देयर। टीचर्स के साथ क्या आएगा? डू नॉट या डज नॉट? टीचर्स, मैं बोल रहा हूँ टीचर्स डैश गो देयर, क्या बनेगा? डू नॉट या डज नॉट? डू नॉट। क्यों? क्योंकि टीचर्स अगर बहुत सारे, मतलब क्या हो जाए, अगर प्लूरल नाउन आ जाता है तो आप डू नॉट लगाते हैं, ये तो सभी को पता है, इसलिए थोड़ा सा मैं आगे, मतलब थोड़ा सा रैपिड फायर उस टाइप से रख रहा हूं ना, तो ये सभी को पता है। आगे बढ़ सकते हैं। इंटरगेटिव नेगेटिव, इंटरगेटिव नेगेटिव जल्दी से देख लेते हैं। इसमें क्या आता है? देखिए, डू लगा सकते हैं आप या डज लगा सकते हैं, प्लस सब्जेक्ट विल बी यूज्ड, देन नॉट विल बी यूज्ड, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस खत्म। जैसे मैंने बोला, क्या मैं आपको नहीं जानता हूं, बनाइए कैसे बनेगी इंग्लिश? डू आई नॉट, मैंने नॉट वाला बोला, नॉट नो यू, हाँ जी, डू आई नॉट नो यू। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, डोंट आई नो यू, तो इनमें से कौन सा ज्यादा बेस्ट है, आप मुझे बताइए? या दोनों गलत है, दोनों सही है, या कोई एक सही है? डोंट आई नो यू, क्या मैं आपको नहीं जानता हूं, या डू आई नॉट नो यू ही कहना सही है? फर्स्ट ठीक है, ये एकदम ठीक है। ये रूल अगर लगा रहे हो तो डू के हिसाब से ठीक है। सेकंड, ये भी ठीक है, सुन लीजिए, अगर आप ये नॉट को आगे लगाना चाहते हो तो स्टार्टिंग में डोंट लगेगा, मतलब डू नॉट या सॉरी डोंट या डजंट, डजंट भी लिख सकते हैं आप, लेकिन आगे जो है सब्जेक्ट उसके हिसाब से लगाना पड़ेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते, तो ये ठीक है। ओके, देखो, हाँ नहीं 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 ठीक है, कोई इशू नहीं। मैंने पहला टेंस थोड़ा सा डीप करा है, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी, क्योंकि एवरीवन नोज दैट, ये सब चीजें पता ही है, वो तो हम एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। Those who want to write down, they may. Otherwise, you can skip, these part. अगर आपको लगता है if you are good at tenses या जो मैं रूल करा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। अभी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट ओवर कर लिया हमने, ऊपर हेडिंग लगा लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अभी गए, वैसे लाइव चल रहा है, इफ यू वांट टू वॉच तो वहां भी देख सकते हो। तो वो ये लाइव देखना एक अलग ही है ना पॉइंट है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लेना दैट इज समथिंग डिफरेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, तो इससे तो सभी अवेयर है, क्योंकि सभी ये जनरली यूज करते रहते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है? एज, एम, आर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फोर्थ आती है नहीं, और फोर्थ फॉर्म इज नथिंग बट V1 के साथ आप क्या लगाते हो? ING। रहा है, रही है, रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या बनेगा? आई एम टीचिंग यू, है ना। ये सभी को पता होगा, इज कहाँ आता है, एम कहाँ आता है, आर कहाँ आता है। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसा हो गया? अफर्मेटिव। अगर नेगेटिव की बात करें तो कैसे बनेगा बताइए? एग्जैक्टली, सब्जेक्ट लगाओ इज नॉट, या आप लगा सकते हो एम नॉट, या आप लगाएंगे आर नॉट, इट डिपेंड्स कि सब्जेक्ट क्या है। ये कब बन जाता है? जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो, नहीं वाले सेंटेंस। अच्छा, इसको अगर मैं कॉन्ट्रैक्टेड, जैसे डू नॉट को हमने डोंट बोला था, डज नॉट को इसको कैसे बोलेंगे? इसको कैसे बोलेंगे? एमेंट नहीं बोलेंगे, याद रखिए। हाँ जी, ये इंग्लिश में एमेंट नहीं बोला जाता है, इसको हम आरेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? या आंच भी बोला जा सकता है, ठीक है, ये सही है। और इसका तो है ही जो बनेगा ही, जैसे आई एम नॉट, सॉरी आई एम नॉट गोइंग देयर, या इसी को हम बोल सकते हैं आई आरेंट गोइंग देयर। समझ में आया पॉइंट? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये कर लिया। उसके बाद इंटरोगेटिव बताइए कैसे बनेगा? इंटरोगेटिव नेगेटिव,
हाँ जी, या तो दो तरीके से बन सकता है, दोनों को आगे ले आओ, मतलब आप लिख लो isn't, या आप लिख लो aren't, जिसे aren't भी बोलते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाओ, फिर आपको क्या लगाना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। आप इससे भी बना सकते हो, बताया था ना अभी मैंने। देखिए सभी के जितने भी टेंसेस हैं उसके अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हो तो आप दो तरीके से बना सकते हो, एक तो ये रहा, और दूसरा क्या बनता है बताइए, इज, एम, आर आगे, फिर सब्जेक्ट पीछे, देन नॉट, देन वी फोर। लेकिन अब ये ना थोड़ा ओल्ड पैटर्न सा हो गया है, लोग इसको यूज नहीं करना चाहते, लोग ये यूज करना, जैसे जैसे isn't she coming in the class, isn't she coming in the class, क्या वो क्लास में नहीं आ रही है, या इसी को हम कैसे बोल सकते हैं, इज शी नॉट कमिंग इन द क्लास। तो ये थोड़ा सा या ये फ्लेक्सिबल लगता है लोगों को, हालांकि आंसर दोनों सही है, दोनों ही ठीक है, रिटन पैटर्न में भी, एंड इफ यू जस्ट वांट टू टॉक अबाउट स्पोकन तो वो भी ठीक है, स्पोकन में भी ठीक है और रिटन पैटर्न में दोनों चलाया जा सकता है। तो ये था आपका इंटेरो प्लस नेगेटिव, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो डन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब इतना ही कराया जाएगा, अब एक एक सेंटेंस थोड़ी लिखाऊंगा मैं कि मैं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है, बस थोड़ी चीजें आपको याद रखनी है। इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी देख लीजिए जो कि बुक्स में देखने को मिलता है, जैसे आई के साथ अगर आई एम लिखना चाहते हैं तो ये ऐसे लिखा होता है, कैसे लिखा होता है, ऐसे, है ना। इसको पढ़ा कैसे जाता है, आई एम, पढ़ के देखिए, आई एम, बोलिए जल्दी से, आई एम अ टीचर, है ना, आई एम गोइंग देयर, शॉर्ट में। या सिंपली आप बोलना चाहते हो तो इसे आई बोलते हैं, मतलब इसे आई नहीं आई, और एम पता ही है आपको, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन भी समझ जाइए। जैसे शी इज लिखा है या ही इज लिखा है, कैसे बोलेंगे बताइए, हाँ जी, शी या ही, और इसके अपॉस्ट्रोफी एस आ जाता है, अपॉस्ट्रोफी एस आ जाएगा तो शी इज, शी इज बोल देते हैं, शी इज कमिंग हियर, या आप बोलिए शी इज कमिंग हियर। अलग से आप पर्टिकुलर बता रहे हैं तो भी ठीक है, तो शी इज बोल लीजिए। अच्छा, बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि सर इट्स और इट्स होता है, नहीं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। तो बताइए क्या कंफ्यूजन है, जब भाई इट के साथ अपॉस्ट्रोफी आ गया तो ऑब्वियसली ये क्या है, जैसे इट इज गोइंग टू बी, इट्स गोइंग टू बी बोल देते हैं, लेकिन ये इट्स क्या है, ये प्रोनाउन का पार्ट है, हाँ एग्जैक्टली, वो उस पॉइंट वो प्रोनाउन का काम करता है, यहाँ पे ये अपॉस्ट्रोफी का काम करता है। अब यू आर को कैसे बोलते हैं बताइए, इसको लिखा जाएगा यू और अपॉस्ट्रोफी करके आर ई, तो युआ बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मतलब अगर आपको प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा युआ, कैसे बोलेंगे, यू आर नॉट माई फ्रेंड, देखो बोल लिया आपने, क्या आप सिंपली ऐसे बोले यू आर नॉट माई फ्रेंड, तो वो भी ठीक है, तो इसका ऐसे बन जाएगा। अच्छा, इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे, ही हैज बोल दिया जाए तो कैसे बनेगा, नहीं, हाँ हैज का तो क्या है, हैज का नहीं, हैड का रखो, तो इधर देखिए इसमें ही आता है और ऊपर डी आ जाता है, तो ये देखिए ये हैड में भी आता है और वुड में भी आता है, इसमें हैड को भी यही बोलते हैं और वुड को भी, मतलब ऊपर अपॉस्ट्रोफी में डी लग जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आगे कौन सी वर्ब है। अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई तो हैड होगा, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई तो वुड, क्योंकि वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अपॉस्ट्रोफी। आगे बढ़ सकते हैं, तो ये कुछ स्लैंग्स थे, इसे स्लैंग्स बोलते हैं इंग्लिश में, एंड विच वी शुड नॉट यूज इन आर स्पोकन, ठीक है, हमें स्पोकन में यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है जो कि अमेरिकन यूज करते हैं, एंड वी आर स्टडिंग अबाउट ब्रिटिश इंग्लिश, हम जो है ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, इफ यू जस्ट वांट टू बी अ फैंटास्टिक स्पीकर, सो एवरीवन वांट्स टू लर्न अमेरिकन एक्सेंट, है ना, हर कोई स्पोकन में अमेरिकन सीखना चाहता है, तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ सकती है आगे। चलिए, तो अभी मैंने क्या कराया आपको, प्रेजेंट हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया, ऊपर हेडिंग लगी प्रेजेंट परफेक्ट, ये आपने क्या बताया, क्या है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये जो आपने तो हाँ इसको हम देखिए डी, क्या बोलते हैं, ही वुड ही बोलेंगे या ही हैड, ये सारा जो आपने कराया इनको स्लैंग, अच्छा ये कह रहे हैं स्लैंग, एग्जैक्टली, इसको वैसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी बोलते हैं। अभी क्वेश्चन टैग आपने नहीं किया पहले से पहले, तो क्वेश्चन टैग एक टॉपिक है वो नहीं किया अभी, अभी क्वेश्चन टैग में होता है ये पॉइंट, तो उसमें मैं ओपन करके बताऊंगा, अभी तो हम टेंसेस पढ़ रहे हैं तो इसलिए ज्यादा नहीं, ऊपर ऊपर से ना, इसमें आई हैव भी आता है, आई हाँ ऐसे आ जाएगा, आई और वी, है ना, ऐसे बहुत सारे हैं, गौना है, गोटा है, लेकिन अभी मैं उतना नहीं जा रहा हूँ डीप में, क्योंकि अभी टेंसेस आपका चल रहा है तो इसमें आगे बढ़े, ऊपर लिखिए प्रेजेंट परफेक्ट,
प्रेजेंट परफेक्ट आप सभी को पता है, उसमें हैज हैव आ जाता है। सब्जेक्ट लगाते हैं आप हैज या हैव लगाइए, देन आप क्या लगाते हैं V3, और ऑब्जेक्ट आप लगाइए मत लगाइए डिपेंड्स। मैंने बताया आपको पहले भी, विदाउट ऑब्जेक्ट के भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हैं, इफ यू आर विलिंग टू यूज इट, तो आप तब भी लगा भी सकते हैं। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें आपको पता है काम परफेक्शन के साथ हो चुका है, कोई काम परफेक्ट यूज करते हैं। आगे बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इसका नेगेटिव बनाना, हैज नॉट, या आप क्या लगा सकते हो, हाँ जी, हैव नॉट प्लस V3 तो आना तय है, कंपलसरी है, दिस विल बी कॉल्ड नेगेटिव। अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी चीजों करेंगे। पहला वाला मैंने बहुत अच्छे से आपको कराया था, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हैज, और इसको हम क्या बोलते हैं, हैवंट। लेकिन आपको एक चीज जान के थोड़ा सा सरप्राइज होगा कि व्हेन द फॉरेनर्स यूज दीस लिंक्स, सुनिए, जैसे मैंने लिखा इज नॉट, इजंट, ठीक है, आरंट, या मैंने लिखा डोंट, मैंने लिखा हैवंट, तो वो पता है क्या है, देखिए हम क्या बोलेंगे, इजंट, हम बोलेंगे डोंट, डजंट, वोंट, विल नॉट को वोंट, शैल नॉट को शांट, या हैवंट। लेकिन वो क्या करते हैं, वो इसे ना ईट अप कर जाते हैं, मतलब वो इसका यूज ही नहीं करते हैं। देखिए मैं बोल रहा हूं आई डोंट नो, वो बोलते हैं आई डोंट नो। क्या आपको समझ नहीं है, मैं यही तो बोल रहा हूं, आई डोंट नो। शी इजंट कमिंग हियर, हमने टी लगाया लेकिन वो नहीं, शी इजंट कमिंग हियर, शी इजंट, देखो, लेकिन वो क्या करते हैं, कंधे ऐसे करेंगे ताकि एक्सप्रेशन भी तो पता हो, शी इजंट कमिंग हियर, वो यहां नहीं आ रही है। I haven't taught you English, American accent, I haven't taught you English, और हम कैसे बोलेंगे, I haven't, पीछे टी लगाएंगे ही लगाएंगे, थोड़ा होता है एक्सेंट वाली बात है। तो ये एक अलग सी चीज होती है जिसमें ये सभी में टी यूज ही नहीं करते हैं जनरली, अगर आप देखोगे तभी तो हमारे फॉरेन एक्सेंट समझ नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये था आपका नेगेटिव। अच्छा, इंटर नेगेटिव कैसे हो जाएगा, मैंने बताया आपको, हैजंट आगे लगा लो या हैवंट आगे लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप सब्जेक्ट क्या लगा रहे हो। then V3 will be used and question mark तो है, इंटेरो प्लस नेगेटिव, जल्दी लिखिए क्योंकि इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू, है ना, बहुत इजी चीजें हैं, सबने 10 बार कर रखी है। बात आएगी जब एडवांस कराया जाएगा, अच्छे से रूल्स कराए जाएंगे, एक एक चीजों को नोट डाउन करवाया जाएगा, बिकॉज एडवांस टेंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर सिलेबस, मतलब इन योर एग्जाम पूछे जाते हैं क्वेश्चन वहां से। पर लिखिए प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, दैट इज अगेन मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये एक बार और कर लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इससे क्या पता चलता है, काम चल भी रहा है और परफेक्ट हो भी गया, अभी चल भी रहा है। जैसे कि देखिए मैं बोलूं, मैं इस इंस्टीट्यूट में 2017 से पढ़ा रहा हूं, तो इसमें टाइम आ गया, है ना, एग्जैक्टली तो इसी को हम दूसरे नाम से टाइमिंग एक्शन भी बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, टाइमिंग एक्शन, जिसके अंदर आपको टाइम गिवन होता है। अब टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं बताइए, सिंस या फॉर लगाते हैं, एवरीवन नोज दैट। अब आप मुझे ये बताइए, सिंस कब लगाते हैं और फॉर कब लगाते हैं। और फॉर कब आता है, कुछ ऐसे ही सबने पढ़ा, हाँ एग्जैक्टली। नहीं, अब मैं बोलूं कि सिंस और फॉर की अलग अलग डेफिनेशन, तो आप काफी सारी चीजें गिनवाने लग जाओगे। लेकिन देखिए अभी मैं फुल में कराता हूं और एंड में एक 10 सेकंड की ट्रिक बताऊंगा कि सिंस और फॉर पेपर में कैसे आएंगे, और आपको 10 सेकंड में उसको आंसर लगा देना है, वो कैसे वो जानिए। पहले हम सिंस के रूल ही जान लेते हैं ना, सिंस कहाँ कहाँ लगता है। जब आपको पता है कोई फिक्स टाइम हो, है ना, क्या हो, कोई टाइम क्या हो, फिक्स्ड हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस। लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स है, वो भी देख लीजिए। स्टेजेस ऑफ लाइफ, क्या स्टेजेस ऑफ लाइफ के लिए सबसे पहला पॉइंट ये हो गया हमारा कि हम क्या लगाएंगे, सिंस। जैसे कि लाइफ में हम चाइल्डहुड भी देखते हैं, होता है नहीं, चाइल्डहुड, मदरहुड, फादरहुड, या अडोलेसेंस, हाँ वही वही, ये तो मैं लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, ठीक है, ईटीसी।
तो ये देखिए स्टेजेस ऑफ लाइफ है, सभी को चाइल्डहुड से गुजरना होता है, एडोलेसेंस से गुजरना होता है, ठीक है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है। सेकंड देखिए वॉच। अच्छा, एक वॉच के अंदर आप क्या क्या देख सकते हैं बताना जरा। हाँ जी, जैसे वॉच में टाइम आ जाएगा, जैसे कि 7 AM, ठीक है, 7 PM या 2:30, 2:50, कुछ भी आ सकता है ना। वॉच के अंदर ये चीजें हो सकती है, लेकिन ये एग्जैक्ट टाइम के लिए आता है ना, 7 AM, सॉरी, सिंस 7 AM, 7 PM, 2:30, ये सब चीजें। इसके अलावा आप देखिए कैलेंडर। अच्छा, कैलेंडर में क्या क्या चीजें आती है आपकी। कैलेंडर में ईयर आ जाता है ना, क्या जाता है एग्जैक्टली तो ईयर आ जाता है, मंथ आ जाता है, ठीक है, और क्या जाता है वीक्स तो है, डेज आ जाते हैं ना। इन सबके साथ सेंस लगेगा, जैसे कि आ गया 2007, 2010, एवरीवन नोज दैट। मंथ आ जाए जैसे कि जनवरी, फेब, जो भी XYZ। डेज आ जाए जैसे कि मंडे ना, ट्यूसडे, ये सब कुछ भी आ जाए तो इन चीजों के लिए आपको याद रखना। सिंस का ही थोड़ा सा रूल बड़ा है, बाकी सब इजी है। इसके बाद अगर हम थर्ड की फोर्थ की बात करें, इवेंट्स। क्या, अगर किसी इवेंट्स की बात हो रही, इवेंट्स बहुत सारे होते हैं कैलेंडर में, जैसे कि होली, दीपावली, दीपावली बोल रहा हूँ, ठीक है, क्रिसमस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो एक फॉरेन वर्ड्स है, फॉरेन वर्ड की लिस्ट कराऊंगा आपको। ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, क्या, BC और AD, ठीक है, या AM या PM, है ना, एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। तो ये बाहर के वर्ड्स हैं जो फ्रेंच उसमें से लिए गए, लैंग्वेज में फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया। लिखते जाइए सारे पॉइंट्स। बस 5 से 7 मिनट और फिर चलते हैं, ये ओवर कर लेते हैं बस। आज के लिए इतना ही हो पाएगा आपके लिए, कि थोड़ा टाइम हो गया ज्यादा। अब देख लेते हैं 4 की कंडीशन क्या बनती है। 4 मतलब कोई चीज फिक्स नहीं है, तो अनफिक्स टाइम के लिए, अनफिक्स टाइम के लिए वी यूज 4। अब पॉइंट देखिए जरा कैसे कैसे, जैसे अगर देखिए जाए 2 days, है ना, 3 weeks, 4 months, ठीक है ना, लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम बोलते हैं हम, या एन आवर बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड्स के लिए आप लगाते ही हैं, हाफ एन आवर, फॉर एन आवर, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ शॉर्ट टाइम। अब देखिए इन दोनों में मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। हाँ, पहले लिख लो अच्छे से। एन आर या 1 आवर। वॉच में क्या होता है हमारे टाइम, तो टाइम के लिए आ जाएगा, जैसे 7, 8, 10, हाँ, सेंस। अच्छा, अब देखिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, सिंस आप तब लगाएंगे, समझिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट से, सॉरी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से आता है, तो आपको कई बार सिंस 4 का भी रूल पूछ लिया जाता है। तो देखिए सिंस आप तब लगाएंगे यदि किसी टाइम, जो भी टाइम आपको गिवन है, उसके पीछे अगर एस नहीं आ रहा हो, तो आपका आंसर हो जाएगा सिंस। लेकिन 4 विल बी यूज जब आपका जो टाइम है उसके पीछे अगर क्या दे दिया जाए, एस दे दिया जाए। लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन केस याद रखना, एक्सेप्शन भी होता है, आप सभी को पता है, सभी में एक्सेप्शन केस ये है कि 1 आवर, क्योंकि भाई आप ये बताइए 1 घंटे के लिए आप क्या लगाएंगे, 1 के साथ आर ही तो लगाएंगे, 8 थोड़ी ना लगाएंगे। लेकिन बाकी सभी में देखो, अगर मैं बोलूं 3 days, तो पीछे एस आ रहा है या नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं मॉर्निंग, बताइए क्या आएगा, सिंस या 4। सिंस मतलब, है ना, पीछे एस तो नहीं आ रहा है, सॉरी, मॉर्निंग के लिए एस तो नहीं आ रहा है पीछे। अगर मैं बोलूं चाइल्डहुड, सिंस या 4, सिंस, क्योंकि चाइल्डहुड के पीछे एस नहीं आ रहा ना। अगर मैं बोलूं 10 सालों से, 10 years, तो पीछे एस आ जाएगा, बहुत समय से 4 आया, क्योंकि देखो एक ये था ना कि 1 आवर वाला केस, तो ये आपको चीजें याद रखना, लिख लो जल्दी। अब लास्ट, अब हम कर लेते हैं स्ट्रक्चर।
तो अफर्मेटिव वाले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आप सब्जेक्ट लगाते हो, हैज या हैव लगाते हो, फिर आप बीन लगाएंगे, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आप लगाओ या मत लगाओ, सिंस या फॉर विल बी यूज्ड, प्लस टाइम। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका बड़ा होता है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा होता है। सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, वी फोर, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, उसके बाद आप टाइम मेंशन कर दोगे। नेगेटिव देखें अगर हम, तो बताइए क्या आएगा? बस नॉट लगा दो सभी में, मतलब इनमें सब्जेक्ट लगा देंगे आप, हैज, हैजंट बोल लेते हैं हम इसे, या हैवेंट, ठीक है, प्लस आप बीन तो लगाएंगे ही लगाएंगे, प्लस वी फोर विल बी यूज, प्लस सिंस या फॉर, सेम चीजें चलती है, टाइम। तो अगेन आपने ये सब चीजें कर रखी है। क्वेश्चन जब आएंगे किस तरह से, वो नेक्स्ट क्लास में बताए जाएंगे, अभी बेसिक्स है। तो लास्ट क्या है? इंटेरो प्लस नेगेटिव, कैसे बनेगा बताइए? बस ये चीजें आगे आ जाएगी, हैजंट और हैवेंट लगा लो, हाँ जी, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी फोर, और सब सेम चीजें लिख लीजिए। और ये आज का यहीं पे हम ओवर करते हैं इस चीज को। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना इनको चीजों को, ये आते रहते हैं। जो मैंने बताया, अगर टेंसेस आपके कंप्लीट नहीं है, पैसिव वॉइस भूल जाइए, फिर रटोगे और कुछ नहीं होगा, और इसी के साथ नरेशन भी नहीं कर पाएंगे। और अगर टेंसेस ही ना हो तो सारी टॉपिक में कहीं ना कहीं परेशानी होगी कि हम एस क्यों लगा रहे हैं, एस क्यों लगा रहे हैं, इजएमआर में आईएनजी क्यों लगा रहे हैं, हैज हैव में थर्ड फॉर्म क्यों लगा रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आज आपको करा दिया। प्रेजेंट पूरा हो चुका है, पास्ट, और देखिए नेक्स्ट क्लास में पास्ट और जो फ्यूचर है, सुन लीजिए पहले, इसको हम जल्दी रफली करेंगे, तेजी से स्पीडीली करेंगे, मुश्किल से 15 मिनट के अंदर। फिर हम नेक्स्ट क्लास में ही अपना एडवांस टेंस, जो कि ये पढ़ना जरूरी है, मैंने एग्जांपल दिया आपको बहुत सारे, एडवांस टेंस पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ना। कर दो इसे